हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। दिस इज वीडियो नंबर 26 और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 अदर बुक। तो देखिए अदर्स बुक्स क्या होती हैं, क्या हैं अदर बुक्स, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर पिछली वीडियो में इट मीन्स पिछले चैप्टर में आपने कैश बुक पढ़ी थी। कैश बुक क्या है और अदर बुक्स क्या हैं, दोनों में क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। पहले आइए देखिए, journal is subdivided into books of original entry as there are number of transactions in a large size business firm। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनमें लेन देन पर डे में हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, नगद भी होते हैं, उधार भी होते हैं। ऐसी कंडीशन में वो क्या कहते हैं, बुक्स को डिवाइड कर देते हैं। जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं, अकाउंट्स जो पुस्तकें होती हैं, उनको वो डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड किस प्रकार से करते हैं, यानी कि नगद है तो नगद के लिए अलग पुस्तक है, उधार है तो उधार के लिए अलग पुस्तक है। लेकिन उधार में भी कंडीशन होती है कि परचेज किया है या सेल्स किया है या रिटर्निंग है, क्या है, उन सब के लिए अलग अलग पुस्तकें वो बनाते हैं अकाउंट्स में। क्योंकि बड़े बिजनेस के अंदर एक दिन में हजारों की संख्या में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो इसलिए जो लार्ज स्केल पर बिजनेस वर्क करते हैं वहां पर आपके सब डिवाइडेड जर्नल्स ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा काम आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे। दीज बुक्स आर आल्सो कॉल्ड सब्सिडायरी बुक्स। इसको हम ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और सब्सिडायरी बुक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्सिडायरी बुक्स भी कहते हैं। तो सब डिवाइडेड जर्नल में या सब्सिडायरी बुक्स में कौन कौन सी बुक्स होती हैं वो देखेंगे। तो देखिए सब्सिडायरी बुक्स में हमारी पहली होती है कैश बुक, जो आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, वही कैश बुक है। कैश बुक के अंदर आप जानते हैं केवल और केवल नगद लेन देनों को लिखा जाता था, यानी ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी कैश बुक केवल नगद लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन अब अदर बुक्स में हम पढ़ेंगे बाकी की जो बुक्स रह गई हैं उनको। तो बाकी बुक्स कौन कौन सी हैं, जिसमें पहली आती है आपकी परचेज बुक। परचेज बुक इट मीन जिसमें केवल परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस ही की जाएंगी। और कौन सी ट्रांजेक्शन, जो कि उधार होती हैं, क्योंकि ये बुक सब सभी उधार के लिए हैं। कैश बुक में तो सारे आपने नगद लेन देन लिख दिए, लेकिन अगर उधार लेन देन होंगे, ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगी, तो उनको आप रिकॉर्ड कहां करेंगे, तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं इन पुस्तक में, इन बुक्स में। तो ये बुक्स जो है आपकी, पहली आती है परचेज बुक। परचेज बुक में केवल परचेज से संबंधित ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाएंगी। सेकेंड सेल्स बुक, सेल्स बुक में केवल सेल्स से संबंधित ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न बुक, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ध्यान रहे क्वेश्चन में अगर रिटर्न आउटवर्ड बुक मेंटेन करने को आ जाए तो घबरा नहीं जाना। रिटर्न आउटवर्ड हम परचेज रिटर्न को ही कहते हैं, इसी का ही दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड है। ओके, सो परचेज रिटर्न बुक यानी कि अगर कोई खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं, परचेज किया माल रिटर्न कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। एंड सेल्स रिटर्न बुक, जिसको हम रिटर्न इनवार्ड के नाम से जानते हैं। सो अगर कोई माल ने बेच दिया, वो माल वापस आ गया है, रिटर्न हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उस ट्रांजेक्शन को हम सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसी ट्रांजेक्शन जो ना कैश बुक में है, ना परचेज बुक में है, ना सेल्स बुक में है, ना परचेज रिटर्न में है, ना सेल्स रिटर्न में है, उसको हम जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जिस ट्रांजेक्शन के अंदर ना तो कैश इन्वॉल्व है, ना परचेज इन्वॉल्व है, ना सेल्स इन्वॉल्व है, ना रिटर्न इन्वॉल्व है, तो उस सिचुएशन में यानी कि हम कह सकते हैं जो आपने चैप्टर नंबर 8 में एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ी थी, वो एडजस्टमेंट जो एंट्री है उनको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि उनके अंदर ना कैश मेंटेन होता है, ना तो कैश इन्वॉल्व होता है, ना ही परचेज सेल्स और रिटर्निंग इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो समझ में आ गया। तो ये सभी बुक्स आप यहाँ पढ़ेंगे, परचेज बुक से लेकर जनरल प्रॉपर तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं परचेज बुक। परचेज बुक कैसे मेंटेन की जाती है, कैसे बनाई जाती है, क्या आता है परचेज बुक में, इसका फॉर्मेट क्या है। तो आइए चलते हैं अपने परचेज बुक पर। सबसे पहले परचेज बुक ले लेते हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन आप ही की बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को ले लेते हैं, जिसमें परचेज बुक को मेंटेन करा रहा है। जिनके पास बुक नहीं है वो सामने स्क्रीन पर एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए बनाते हैं परचेज बुक। तो देखिए परचेज बुक में क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम परचेज बुक का फॉर्मेट तैयार करते हैं। यहां ऊपर लिखेंगे परचेज बुक। ओके, देखिए परचेज बुक में क्या है, सबसे पहले जो कॉलम आएगा वो कॉलम होगा आपका डेट। सेकंड कॉलम आपका जो होगा वो होगा पर्टिकुलर। थर्ड कॉलम एक इनवॉइस का होता है, वो मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कोई काम का नहीं है। आप भी ना बनाए तो कोई परेशानी नहीं है, आप डायरेक्ट LF का कॉलम बना सकते हैं, LF। ओके, नेक्स्ट इज डिटेल, एंड नेक्स्ट इज डिटेल के बाद कॉस्ट, नेक्स्ट इज फ्राइट एंड चार्जेस एंड टोटल। ये आपका फॉर्मेट रहेगा परचेज बुक का। पहला कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम LF, फोर्थ कॉलम डिटेल्स, फिफ्थ कॉलम कॉस्ट, नेक्स्ट कॉलम फ्राइट एंड कार्टेज, एंड नेक्स्ट कॉलम इज टोटल। ये आपके कॉलम है परचेज बुक के। देखिए फ्राइट एंड कार्टेज वाला जो कॉलम है, अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि फ्राइट एंड कार्टेज है, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप फ्राइट एंड कार्टेज कॉलम बना सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो फ्राइट एंड कार्टेज कॉलम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट डिटेल के बाद ही अमाउंट या टोटल का कॉलम बना सकते हैं। ये दोनों कॉलम फिर नहीं बनेंगे अगर फ्राइट एंड कार्टेज आपको गिवन नहीं है तो। ओके, सेम यही फॉर्मेट आपका सेल्स बुक का है, कोई चेंजिंग नहीं है, केवल यहाँ कॉस्ट की जगह पर सेल प्राइस आ जाएगा, बाकी सेम कॉलम है। तो आइए पहले परचेज बुक हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन आपने देख लिया है, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी फ्राइट एंड कार्टेज नहीं है, सो मैं फ्राइट एंड कार्टेज और टोटल वाले कॉलम को दोनों को रफ कर दूंगा। अगर फ्राइट एंड कार्टेज होता कहीं पर इस क्वेश्चन के अंदर तो आप इन दोनों कॉलमों को मेंटेन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो रहने दीजिए, इसी में बता देता हूं मैं आपको कैसे नोट करेंगे। अगर मान लीजिए आ जाता है तो कैसे नोट करेंगे, तो रहने दीजिए इसको। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप परचेज बुक या सेल्स बुक या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न बना रहे हैं तो चारों बुक्स में आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि सबसे पहले इसमें उधार ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। विशेष ध्यान रखें, परचेज बुक आप बना रहे हैं तो परचेज से संबंधित ही ट्रांजैक्शंस केवल रिकॉर्ड की जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, केवल परचेज से संबंधित उधार ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाएंगी, नगद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्वेश्चन करते टाइम ये देखेंगे कि वो जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस किस आइटम में डील कर रहा है। जिस आइटम में वो डील करता है उन्हीं आइटम को उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लाइक अगर मान लीजिए मेरी गारमेंट्स की दुकान है तो कपड़ों से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने फर्नीचर खरीदा या मैंने लैपटॉप खरीद लिया, चाहे मैं ऑफिस के लिए खरीद रहा हूं चाहे दुकान के लिए खरीद रहा हूं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं डील गारमेंट्स में नहीं कर रहा हूं, फर्नीचर खरीद रहा हूं, लैपटॉप खरीद रहा हूं या कोई भी XYZ मैंने अदर आइटम खरीदा गारमेंट्स के अलावा, तो उस ट्रांजैक्शंस को भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, परचेस बुक आप बना रहे हैं तो परचेस से संबंधित ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगी। दूसरी बात, केवल उधार ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाएंगी। तीसरी बात, केवल जिसमें आप डीलिंग कर रहे हैं, जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी, अदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। तो तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये बुक्स को मेंटेन करना है। तो आइए, सबसे पहले ये कह रहा है कि सुभाष जनरल स्टोर दिल्ली है, जनरल स्टोर का काम है इसका। तो देखिए ये कह रहा है कि बॉट फ्रॉम मैसर्स चुन्नीलाल मेमराज दिल्ली, यानी कि मैसर्स चुन्नीलाल मेमराज दिल्ली से उसने माल को परचेज किया है। सो डेट वाले कॉलम में आप डेट डाल देंगे, 2020 है, मई 1। ओके, सबसे पहले जिस फर्म से वो परचेज कर रहा है उस फर्म का नाम लिखा जाएगा मैसर्स चुन्नीलाल।
मेसर्स चुन्नीलाल। इसमें अब जो आइटम्स हैं उन आइटमों को आप नोट करेंगे। देखिए कह रहा है 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट आटा एट द रेट ऑफ 530 रुपीज पर बैग। सो यहां नोट करेंगे आप 100 बैग्स किसके हैं, ये व्हीट के। 100 बैग्स व्हीट एट द रेट ऑफ 530 रुपीज पर बैग। ओके, इस प्रकार आप इस आइटम को कंप्लीटली नोट करेंगे। अब देखेंगे 100 बैग हैं, 530 रुपए का एक बैग है, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई। सो टोटल अमाउंट को आप डिटेल में नोट कर देंगे इस प्रकार से। टोटल अमाउंट कितनी हो गई आपकी 53,000 रुपीज की हो गई। नेक्स्ट आइटम को कह रहा 50 बैग हैं राइस बासमती के 500 रुपीज पर बैग। सो उसको नोट करेंगे 50 बैग्स हैं राइस के एट द रेट ऑफ कितने रुपए का एक है 500 रुपीज पर बैग। ओके, तो ये 25,000 रुपीज आपके आइटम के हो गए। अब ये कह रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। इस पर ट्रेड डिस्काउंट आपको लेस करना है। सो सबसे पहले डिटेल में आप टोटल लगा देंगे, इसका डिटेल में ही टोटल लगा देंगे। टोटल कितना हो गया आपका 78,000 रुपीज। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको लेस किया जाएगा, यहां लिखेंगे हम लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ओके, सो 78,000 का 10% आपने कैलकुलेट किया, कितना आएगा 7,800 रुपीज, और उसको आप लेस करेंगे। ठीक है, लेस करके कितना आ गया, उसको आप कॉस्ट वाले कॉलम में डाल सकते हैं या यहां वही डाल सकते हैं। मान लीजिए फ्राइड एंड कार्टेज है तो 008 70,200 रुपीज 70,200 रुपीज इस आइटम के टोटल अमाउंट आ गई है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। मान लीजिए फ्राइड एंड कार्टेज हमें दिया हुआ होता तो हम क्या करते, यहां पर लिखते ऐड फ्राइड। ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ध्यान रखना, केवल आपको समझाने के लिए। अगर फ्राइड एंड कार्टेज गिवन होता तो हम क्या करते, सो ऐड करते हैं फ्राइड को, और फ्राइड मेरे पास होता मान लीजिए 100 रुपीज का। सो आप इसका टोटल लगा देते हैं, कितना हो जाता है टोटल 70,000, यहां लगा दो 70,300 रुपीज हो जाता। कॉस्टिंग कितनी होती, कॉस्टिंग होती 70,200 रुपीज की, यानी फ्राइड को हटा करके जो होती वो कॉस्टिंग होती। और फ्राइड कितने का 100 रुपए का फ्राइड वाले कॉलम में, और टोटल अमाउंट 70,300। इस प्रकार से हम नोट करते हैं अगर फ्राइड एंड कार्टेज हमें गिवन होता तो। लेकिन क्वेश्चन में फ्राइड एंड कार्टेज गिवन नहीं है, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको समझाने के लिए लिखा था, समझ में आ गया होगा। तो ये फ्राइड एंड कार्टेज गिवन नहीं है, इसलिए मैंने ये रफ कर दिया है। ओके, तो 70,200 रुपीज आपके अमाउंट में निकल के आए, तो आप इसको बाहर डाल सकते हैं 70,200 रुपीज कॉस्ट में। ओके, नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कह रहा है मेथड बॉट फ्रॉम मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली 40 टिन्स ऑयल्स हैं। तो देखिए ऑयल वगैरह खरीदते हैं इससे। थर्ड मैसर्स, क्या नाम है इसका, कनोडिया ऑयल मिल्स। क्या क्या माल खरीदा है इससे, 40 टिन्स ऑयल एट द रेट ऑफ 1500 पर टिन, 1500 पर टिन, यानी कि एक टिन की कीमत 1500 की है। सो 40 टिन की कीमत कितनी हो जाएगी, ये आप नोट कर दीजिए 60,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम इज 20 टिन्स बासमती ऑयल, 20 टिन्स बासमती ऑयल एट द रेट ऑफ 900 रुपीज पर टिन, 900 पर टिन, ये कितना हो गया 18,000। ओके, और कोई आइटम नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट काटने से पहले टोटल लगाएंगे। टोटल आइटम का 78,000 रुपीज लेस ट्रेड डिस्काउंट
कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। सो 78,000 का 5% आप कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके निकल के जो आएगा वो देख लेते हैं कितना आ गया, 3900 रुपीज निकल के आया। सो 3900 रुपीज आपने लेस किया और लेस करके जो वैल्यू निकल के आई वो देखते हैं कितनी आई, 74,100 रुपीज कॉस्ट में आपने डाल दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, परचेज फ्रॉम मेसर्स गुप्ता ब्रॉस May 4, इसको निकाल लेते हैं, मेसर्स गुप्ता ब्रॉस 25 ग्राम 25 बैग्स ग्राम एट द रेट ऑफ 480 रुपीज पर बैग। ये कितना हो गया, वो निकाल दीजिए अमाउंट, ₹12,000 हो गया। नेक्स्ट इज 40 बैग्स ओट्स, 40 बैग्स ओट्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर बैग। ये कितना हो गया, 1,000 रुपीज। ओके, इस पर ट्रेड डिस्काउंट है 5% का। सो पहले टोटल लगाया 13,000 रुपीज लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, कैलकुलेट कर दीजिए, $650 ट्रेड डिस्काउंट आपका हो गया। लेस करते हैं, लेस करके देखिए कितना आया, 12,350 रुपीज। ओके, सो 12,350 रुपीज आपने कॉस्ट में लिख दिया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और कुछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन आगे। अब हम यहाँ पर टोटल लगा देंगे, ये कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर लाइन खींच देंगे, यहाँ पर इतने में ऐसे यहाँ पर लाइन खींच दी जाएगी। ये दोनों कॉलम में कुछ नहीं है, डैश, इसका टोटल लगाया मैंने, टोटल लगा के निकाल दीजिए कितना आया, 1,56,650 रुपीज। ये आपका परचेज का टोटल है। इस टोटल के सामने हम नोट करेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप परचेज बुक बना रहे हैं और परचेज बुक का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। सो टोटल जो आएगा उस टोटल के सामने आप नोट करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, सो क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आप अपनी बुक से ज्यादा परचेज बुक के प्रैक्टिकल्स करें, जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। तब तक आप परचेज बुक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। परचेज बुक अगर क्लियर हो गई तो बाकी सारी बुक्स में आपको टाइम नहीं लगेगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।